नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। दिल्ली चुनाव में पूरी सियासी गहमा गहमी देखने के लिए मिल रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये लग रहा है कि इस बार वो पूरे दमखम से लड़ रही है और उसके बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि वो इस बार सत्ता में वापसी करेगी, 26 साल का सूखा उसका खत्म होगा। वो देखिए किस तरह से दिल्ली चुनाव में बीचों बीच पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और उनकी हताशा और निराशा भी इससे साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपको ये पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी में गाली गलौच वाले जो नेता हैं उनकी कोई कमी नहीं है। आप एक ढूंढने निकलिए, आपको कई मिल जाते हैं। आपने रमेश बिदूड़ी को देखा, किस तरह से महिलाओं को लेकर उन्होंने बयान दिए और उनके बयान जो है वो लगातार जारी हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ना ही उन्होंने प्रियंका गांधी या फिर आतिशी पर जो बयान दिए उसको लेकर जिस तरह से उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी वो माफी मांगते हुए नजर नहीं आए, बल्कि आतिशी पर एक और उन्होंने इसी तरह की आपत्तिजनक अपमानजनक टिप्पणी जो है वो उन्होंने कर दी है। और इस सबके बीच शहजाद पूनावाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपने टीवी डिबेट्स पर उन्हें अक्सर देखा होगा और अक्सर आपकी उनकी जबान को फिसलते हुए या जानबूझकर ऐसा ही वो करते हैं या ऐसी ही उनको ट्रेनिंग मिली है, वो सब करते हुए आपने उनको देखा होगा। शहजाद पूनावाला एक टीवी डिबेट शो में थे जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक बैठे हुए थे, साथ में ऋतुराज जो कि मिथिली ब्राह्मण है और पूर्वांचल से आते हैं। शहजाद पूनावाला इतना आपा अपना खो बैठे कि ये लाइव डिबेट में बाकायदा तौर पर इतनी गंदी गाली उनको दी कि जिसको मैं यहाँ पर रिपीट तो करना दूर की बात अपनी जबान तक पर नहीं ला सकती हूं। अब इसको लेकर जाहिर सी बात है बीजेपी पूरी तरीके से परेशान और हताश इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वो ना सिर्फ मिथिली ब्राह्मण हैं बल्कि पूर्वांचल से आते हैं और अब आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को पूर्वांचली वोट से जोड़ दिया है। पूर्वांचली वोट दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण है। 22 से 23 ऐसी सीटें हैं जो सीधे तौर पर जिस पर पूर्वांचली वोट जो है वो जीत और हार का फैसला करते हैं 70 सीटों में से। और ऐसे में शहजाद पूनावाला का इस तरह का बयान देना और उसके बाद आप ये देखिए कि आनन फानन में मनोज तिवारी सामने आते हैं जो कि दिल्ली में ये कह सकते हैं कि आप पूर्वांचली चेहरा है बीजेपी का, यहाँ से सांसद हैं वो। उन्होंने बाकायदा तौर पर खुद आकर माफी भी मांगी और ये भी कहा कि कोई भी शख्स अगर इस तरह का बयान देता है किसी भी समाज को, चाहे वो पूर्वांचली समाज से आते हो, अगर इस तरह की कोई बात करता है तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल अब ये उठ रहा है कि चुनाव के बीचों बीच जो पूर्वांचली वोट बैंक जो बीजेपी को लग रहा है कि उसके पाले में बड़ी तादाद में जा सकता है, आम आदमी पार्टी से खिसक कर वो बीजेपी में जा सकता है, अब ये सब कुछ करने से एक बवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मनोज तिवारी को माफी मांगनी पड़ी है शहजाद पूनावाला के बिहाफ पर ही सही। और शहजाद पूनावाला माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, वो आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पानी तक छोड़ देंगे और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर आमरण अनशन करेंगे। तो बीजेपी में ही आप ये देखें कि दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन के बीचों बीच जब बीजेपी के नेता कहीं पर प्रवेश वर्मा की मैं बात कर रही हूं, कभी 1100 रुपए बांटते हुए नजर आ रहे हैं, कभी जूते बांटते हुए नजर आ रहे हैं, कभी साड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं और कभी जॉब का लालच देते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को कि हर घर जो है वो जॉब दी जाएगी, इस तरह की बात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। मैं खुद कल नई दिल्ली विधानसभा कवर करने गई थी और वहां मुझसे खुद लोगों ने बोला है कि 1100 रुपए जो महिलाएं हैं उनको प्रवेश वर्मा के घर से मिले हैं और कई शिकायतें चुनाव आयोग से की गई लेकिन चुनाव आयोग ने उस तरह से संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अब जूते बटने का वीडियो जो सामने आया है उसके बाद चुनाव आयोग को संज्ञान लेना पड़ा है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जब जाकर इसकी शिकायत की है तो अब प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा भी प्रवेश वर्मा जब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाते हैं तो हाथ में उनके त्रिशूल होता है। आप ये देख ही रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो किस तरह के कम्युनल बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर कपिल मिश्रा की मैं बात करूंगी और
कटेंगे बटेंगे जो है उसकी भी एंट्री यहाँ पर हो गई है। तो बीजेपी अपने तमाम हथकंडे अपना रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भले ही इस बार उतनी मजबूत ना लग रही हो जितनी 2020 में हो, लेकिन ये कहीं से नहीं लग रहा है कि उसके हाथ से दिल्ली की सत्ता चली जाएगी, क्योंकि एक बड़ा लाभार्थी वर्ग उसने पैदा किया है। बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी का चेहरा केजरीवाल है ही, जिन पर लोगों ने लगातार 2 बार भरोसा दिखाया। 11 साल से उनकी सरकार है। बीजेपी अपनी तमाम कोशिशें कर रही है, जहां झुग्गी वहां घर। इसके अलावा आप ये देखिए कि प्रवेश वर्मा जिस तरह से पैसे और तमाम चीजें बांट रहे हैं, गाली गलौज पर उनके नेता उतर आए हैं बीजेपी के, और अब ये पूर्वांचली वोट का जो पूरा का पूरा मामला उभर कर सामने आ गया है। ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है। यही वजह है कि शहजाद पूनावाला को बचाने की बजाय उनके अगेंस्ट ही पार्टी खड़ी हो गई है, और अब ये लग रहा है कि शहजाद पूनावाला पर कोई बड़ी कार्रवाई बीजेपी कर सकती है अगर ये मामला और तूल पकड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। ये भी आपको पता है कि जब वोट काटने की बात हुई कि लगातार जो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनसे वोट काटे जा रहे हैं, बोगस वोट बढ़ाए जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने इसमें ये कहा था कि जो वोट काटे जा रहे हैं वो पूर्वांचलियों के हैं, क्योंकि पूर्वांचली वोट बहुत बड़ी तादाद में है दिल्ली में। जो लोग पूर्वांचल से आते हैं, कच्ची कॉलोनी में और तमाम जगहों पर वो रहते हैं, यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी करके वो अपना गुजारा करते हैं, और दूसरे अलग सरकारी जॉब समाज तब भी हैं, और ऐसे में उन पर निगाह सबकी है। अब ये जिस तरह का बयान शहजाद पूनावाला की तरफ से दिया गया है, उसके बाद मनोज तिवारी ने जो कुछ कहा है, वो छोटी सी उनकी बाइट है। मैं चाहूंगी कि आप सुने और देखें कि कैसे आपस में ही बीजेपी में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं शुरू करना चाहता हूं कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल ही, चाहे कोई कितना भी आपको प्रवोक करे, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा यह अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन क्या यही कार्य? तो अभी आपने यहाँ पर सुना मनोज तिवारी को, और उन्होंने कहा कि पार्टी संज्ञान ले, बिना किसी टीका टिप्पणी के वो माफी मांगे, लेकिन शहजाद पूनावाला ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। क्या ये मामला इतना बढ़ जाएगा कि बीजेपी को इसका नुकसान पूर्वांचली जो वोटर्स हैं उनको खोकर देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से शहजाद पूनावाला ने जो बयान दिया है उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और इसके अलावा भी चाहे प्रवेश वर्मा की हरकतों की हम बात करें, जिस तरह से वो लगातार पैसे बांटते हुए वो नजर आ रहे हैं, या फिर कपिल मिश्रा से लेकर और तमाम जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो सब भी आपके सामने है। बाकायदा तौर पर आम आदमी पार्टी ने तो पोस्टर्स तक लगाए थे गाली गलौच वाले नेता कहकर। जिस तरह से रमेश बिदूड़ी ने जो कुछ कहा था महिलाओं को लेकर, और इससे पहले भी मुसलमानों को लेकर जिस तरह की टिप्पणी एक दानिश अली जो है उनको बीच में रखकर जो कहा उन्होंने, वो सब भी हमारे सामने है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले को अभी उसने लगातार इस मामले को उसने बढ़ाया है, और अब चुनाव आयोग भी हरकत में आया है। चुनाव आयोग ने प्रवेश वर्मा पर एफआईआर तो की है, लेकिन जो जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह का गाली गलौच हो रहा है, क्या उसको लेकर भी किसी तरह का संज्ञान लेगा वो चुनाव आयोग, जो बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करता हुआ नजर आता है, और जब घिरता है तो अपनी गलती को मानते हुए उसको डिलीट कर देता है। और यही बात राहुल गांधी ने भी उठाई थी कि कैसे चुनाव आयोग जो है वो कैसे बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पीयूष पंत जी मौजूद है। पीयूष जी, स्वागत आपका।
मेरे साथ शुक्रिया रविंद्र श्रीवान जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत। और मेरे साथ पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सुनीलम जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम जी, आपका भी बहुत स्वागत और इस्तकबाल। सुनीलम जी, आपके पास आऊं इससे पहले क्विक टिप्पणी जो है मैं रविंद्र श्रीवान जी आपसे चाहूंगी। ये जो पूरा मामला है, ये क्या बीजेपी की हताशा और निराशा दिखाता है? क्योंकि अगर आप ये कॉन्फिडेंट है कि आप जीत रहे हैं तो आप संयम बरतते हैं, आप कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, आपकी भाषा भी संयमित होती है। लेकिन यहाँ पर तो आप ये देखिए, शहजाद पूनावाला टीवी डिबेट में जो करते हैं, प्रवेश वर्मा क्या कुछ कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है, कपिल मिश्रा से लेकर और जो दूसरे नेता है रमेश बिदूड़ी, वो भी सब महिलाओं से लेकर किस तरह की अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद आकर आपदा जैसे शब्द कहकर जाते हैं। तो इससे तो ये साफ लग रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो हासिल नहीं हो पा रहा है बीजेपी को जो 26 साल का उसका सूखा खत्म कर सके। जी नमस्कार बुशरा जी, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली। ये बहुत हैरानी की बात है और हम जैसे जर्नलिस्ट जो लंबे समय से देश के पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत चिंता और शर्म की बात है कि हिंदुस्तान का पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस निचले स्तर तक पहुंच गया है कि टेलीविजन चैनल की एक डिबेट में एक सत्तारूढ़ पार्टी का प्रवक्ता इस तरह की घटिया भाषा का उपयोग करता है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि अभी तक, मुझे लगता है 24 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से उसकी मजम्मत नहीं की गई है। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं इशू किया गया है। मनोज तिवारी कौन है जी? मनोज तिवारी तो एक सांसद हैं। मनोज तिवारी तो पार्टी है नहीं। मनोज तिवारी की स्टेटमेंट का क्या मतलब? उनका व्यक्तिगत राय होगी, उनकी व्यक्तिगत राय है कि, लेकिन पार्टी तो संज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है उनकी बात पे। पार्टी ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। पार्टी ने उस शहजाद पूनावाला के बयान की मजम्मत नहीं की, उससे माफी मांगने के लिए कोई उन्होंने नहीं कहा है, उनको सस्पेंड नहीं किया है, उनको, मुझे लगता है प्रवक्ता तो नहीं है, पैनलिस्ट है शायद वो, तो उनको पैनलिस्ट जो है उनका जो भी है वो उनको अभी तक पद से हटाया नहीं गया है। तो ये दिखाता है कि जो भी ये बयान दिया गया है ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से दिया गया है, और अगर सहमति से नहीं दिया गया होता तो तुरंत इस पर कार्रवाई की जाती और अभी तक शहजाद पूनावाला को रास्ता दिखा दिया जाता। इसके उलट चोरी और सीनाजोरी, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो भूख हड़ताल कर दूंगा। अरे भैया, ऋतुराज झा जो हैं उनके खिलाफ आपने ऐसी अभद्र टिप्पणी की, और एक व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी की। ये तो पूर्वांचली वोटर हैं, इतना सारा बड़ा समाज वहां पर रहता है, उनके खिलाफ आपने इतनी खराब भाषा का उपयोग किया। ऐसी स्थिति में अगर आप अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर करते तो मुझे लगता है उसका ज्यादा सम्मान आपका बढ़ता। और जिस तरीके से ये हरकतें की गई हैं, और ये बार बार बीजेपी की जो शीर्ष लीडरशिप है जो वो इस तरह का माहौल क्रिएट करती है कि जो जितना ज्यादा बदतमीजी से बात करेगा उसको उतनी ज्यादा तरक्की हासिल होगी। और ये उसी का नतीजा है कि एक एक करके हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो प्रवक्ता हों, चाहे वो पैनलिस्ट हों, चाहे वो नेता हों, वो धीरे धीरे संयम खो रहे हैं और उनकी बदतमीजी की जो इंतहा है वो होती जा रही है। एक से एक बढ़कर, चाहे वो सांप्रदायिक टिप्पणी करना हो, चाहे वो अश्लील भद्दी बातें बोलना हो। अभी तक देखिए रमेश बिधूड़ी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। उन्होंने जो बयानबाजी किया है उस पर पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड हुआ? पार्टी की तरफ से कुछ नहीं किया गया। और उसी तरीके से शहजाद पूनावाला की स्थिति है। दूसरी बात आपने जो बोली तो ये बहुत चिंता की बात है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए, पार्टी के स्तर पर होनी चाहिए। बल्कि अब जब इस तरह की जो हालात होती हैं, इसमें तो जिम्मेदारी ओपोजिशन की भी है। ओपोजिशन के जितने लोग हैं उनको इस बात का विरोध करना चाहिए और ऐसे बदतमीज प्रवक्ता के साथ डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उन लोगों को दूर रहना चाहिए कि अगर इस ऐसे पैनलिस्ट को बुलाएंगे तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डिस्कशन में। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो तो एक चीज है, लेकिन आपको सामाजिक मर्यादाएं तो रखनी पड़ेंगी, चाहे हारो चाहे जीतो। उसके बाद आपने जो दूसरी बात कही बुशरा जी की सरेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, देखिए सरेआम पैसे बट रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने तो आरोप लगाया कि सोने की चेन तक बांटी जा रही है। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब इतनी हालात इस देश में इलेक्शन कमीशन की खराब हो गई है कि उस पर किसी को भरोसा तो रहा नहीं, ना इलेक्शन कमीशन पर किसी को भरोसा रहा है और ना ही अब जो सरकार जिस तरीके से डील कर रही है, जो प्रशासन है
प्रशासन भी लगता है कि उसको भी पूरा गिरफ्त में ले लिया गया है कि किसी तरीके से इस चुनाव को जीता जाए, उसके येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद सब कुछ उपयोग किए जाए और किसी तरह की मर्यादा को अगर हमको पार करना पड़े तो वो भी करें। ऐसी स्थिति इस वक्त जो है दिल्ली चुनाव में लग रही है और ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है कि अगर ऐसे इलेक्शन लड़े जाएंगे, वो बूट पहना रहे हैं, देखिए महिलाओं को बूट पहना रहे हैं, जूते डाल रहे हैं। अब इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है उसके एमसीसी जो है वो केवल कैंडिडेट पे तो लागू होता नहीं है, वो तो पार्टी पे भी लागू होता है। अब बीजेपी की तरफ से मैं सुन रहा था कहीं कि उन्होंने ये बोला कि जब तक वो नॉमिनेशन फाइल ना करें तब तक वो कैंडिडेट नहीं है। अरे कैंडिडेट नहीं है तो क्या हो गया, पार्टी पे तो नहीं कर सकती है, पार्टी का तो लीडर है ना वो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो पार्टी पर भी लागू होता है, पॉलिटिकल पार्टी पर भी और सरकार पर भी लागू होता है, कैंडिडेट बने या ना बने। अब जो लोग कैंडिडेट नहीं बने हैं क्या उनको इस बात का अख्तियार है कि वहां जाके वो ये सब कर सकते हैं? विधायक तो 70 लोग ही चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, बाकी जितने नेता हैं जो विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या उनको आजादी है ये सब करने की? उनको भी नहीं है, क्योंकि एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर एनफोर्स हो गया तो सारी पॉलिटिकल, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने ऊपर इम्पोज किया है ना, ये कोई विधायकों ने थोड़ी किया अपने ऊपर इम्पोज, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। और पॉलिटिकल पार्टी का तो कम से कम सदस्य मानेंगे ना प्रवेश वर्मा को, वो तो है, ये उससे भी इनकार कर देगी बीजेपी। तो ये इलेक्शन को फ्री एंड फेयर होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें। इलेक्शन कमीशन इन दोनों चीजों में अभी तक तो बिल्कुल असफल दिखाई दे रहा है। अब ये इलेक्शन साफ तरीके से हो इसके लिए केजरीवाल के जो प्रयास हैं उनकी सराहना हमें करनी पड़ेगी। उन्होंने पूरा जोर लगाया है कि जो फर्जी वोट बने उन फर्जी वोटर्स एक तो ना बने, और अगर कोई बन गए हैं तो उनकी शिनाख्त हो और वो लोग वोट ना डाल पाए, इसके लिए उन्होंने एक मिशन की तरह काम किया है। वो बिल्कुल अच्छी बात है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस को भी उसके समर्थन में आना चाहिए। फर्जी वोटर कोई अगर है या फिर करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है उसकी मुखालफत एक सुर में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और इलेक्शन कमीशन से हमेशा उम्मीद रही थी, वो दौर बार बार याद करते हैं, हर डिबेट में याद करते हैं टीएन शेषन का, कि वो एक दौर था जब सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की भी इतनी हिम्मत होती नहीं थी कि वो लोग इस तरह का काम करें। लेकिन अब तो स्पष्ट दिखाई देता है कि किसी का डर भय रहा नहीं है और इलेक्शन कमीशन जो है वो तो बीजेपी के गुण गाने वाला ही बन गया है। जी बुशरा जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपको दिल्ली इलेक्शन में जो तमाम चीजें हो रही हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और खास तौर पर मोहन भागवत जब ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें आजादी दरअसल 22 जनवरी 2024 के बाद ही मिली, प्राण प्रतिष्ठा तब हुई, तो ये तो वो तमाम बातें सही साबित होती हुई नजर आती हैं जो राहुल गांधी ने कही, या फिर जो लगातार इंडिया गठबंधन के दूसरे दल कहते हुए नजर आए, जिसके बाद 240 पर सिमट गई थी बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। बहुत ही एक तरह से प्रतिष्ठा का विषय है अयोध्या हारने के बाद बीजेपी के लिए मिल्कीपुर की वो सीट जीतना। लेकिन जिस तरह का बयान मोहन भागवत ने दिया है, क्या उसका असर आपको इसका अप्रत्याशित कोई असर देखने के लिए आपको दिल्ली चुनाव या फिर मिल्कीपुर चुनाव इस सब में देखने के लिए क्या मिलेगा? किस तरह से इसको देखा जाए? और जो दिल्ली के जो नेता हैं वो भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे शहजाद पूनावाला डिबेट में जाकर जो कुछ कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? असल में जिसे कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो जो कुछ दिल्ली में हो रहा है उसके ऊपर तो एक ही टिप्पणी होनी चाहिए कि उन्हें जब हार एकदम सामने दिखाई दे रही है, राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई दे रही है, उन्हें ये साफ-साफ तौर पे दिख रहा है कि जितनी भी तिकड़म कर लें, पूरा का पूरा मोदी जी को उतार लें, अमित शाह को उतार लें, एलजी तो पहले से ही उतरे हुए हैं पिछले 5 साल से। सब कुछ जो है फर्जी वोटर डलवाने की भी कोशिश कर लें, ईवीएम कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन वो आम आदमी पार्टी से पार नहीं पा पाएंगे और इसलिए इतने घटिया स्तर के ऊपर उतरे हैं। रवीन जी ने जो बातें कही हैं मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी और उसके साथ में एडिटर्स गिल्ड को भी जो है ज़रूर कार्रवाई इसके ऊपर करनी चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं
मतलब ठीक है, वो पत्रकार नहीं, प्रवक्ता हैं या पैनलिस्ट हैं, वो जो भी कुछ हैं, लेकिन बाकायदा ऑर्डर देके कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को मीडिया के अंदर कोई जगह नहीं दी जा सकती, जिससे कि मीडिया का भी एक छवि खराब होती है और लोगों के बीच में एक गलत किस्म का इंप्रेशन बनता है। तो मैं इसके पक्ष में हूँ। इसके साथ-साथ में ऐसे लोगों के साथ, हम पैनलिस्टों के साथ में जो गाली-गलौज करते हैं, उनके साथ में नहीं बैठेंगे। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली कांग्रेस जो है ये तय कर ले कि हम जो है जहां पर ये रहेंगे हम उनका बहिष्कार करेंगे। तमाम बार ऐसा हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर भी तमाम मंत्रियों को लेकर के पार्टियां ये पोजीशन लेती रही हैं कि अगर ये मंत्री कुछ बोलेगा तो हम जो है वहां पर बहिष्कार करेंगे। तो इस तरीके की बात अगर होती है तो मुझे लगता है इसके ऊपर असर आ सकता है। अब आपने जो बात संघ की बात आपसे कही, अब ये है कि लोग ये तो कह ही सकते हैं, ये कहेंगे ही, कहना ही चाहिए कि इतना अल्पज्ञानी व्यक्ति है और वो व्यक्ति जब ये वाली बात कह रहा है कि अयोध्या मंदिर का जब बना तभी देश आज़ादी हुई, तो ये वाली बात तो कंगना रनौत पहले से ही थी। तो अब जो है मोहन भागवत भी कंगना रनौत की श्रेणी के अंदर आकर के खड़े हो गए हैं, उनका इतना डिवैल्यूएशन होगा। आरएसएस जो कि नैतिकता की पाठशाला बताई जाती है, चाल चरित्र चेहरा विद अ डिफरेंस रहे, इसकी ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है, उसके बहुत कसीदे पढ़े जाते हैं। अगर उनका चीफ ही इतने इस तरीके की बातें अगर वो करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि जो इनकी ट्रेनिंग है ये उसका असर है। और ये फैक्ट्स के साथ में ये 2.5 लाख जो रहे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिनकी 250 साल की गुलामी के अंदर जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए जान दी। तो सबसे पहले ये शहीदों का अपमान है, फिर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, फिर स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान है। और ये वाली बात ठीक है कि इनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए, बाकायदा एफआईआर करानी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि भाई इंडिया गठबंधन कोई फैसला ले, वही पार्टी चुनाव होते रहेंगे, लेकिन ये राष्ट्र के सवाल के ऊपर तो पूरा इंडिया गठबंधन को एक साथ आना चाहिए। और मोहन भागवत के खिलाफ में देश के अंदर हजारों एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर तो छोटी छोटी बात पर दर्ज हो जाती है कि आपने हमारी अवमानना की। और आपको मालूम ही है राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा हुई थी, वो तो यही था ना कि आपने मोदी के ऊपर ये बोला कि सब मोदी चोर होते हैं। तो यहाँ पर तो आपने जब एक व्यक्ति या एक मोदी या उनकी एक क्लैन के ऊपर बोल करके जब अवमानना का केस चल सकता है, तो मोहन भागवत के ऊपर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान करने या शहीदों का अपमान करने के लिए अवमानना का तो केस चल ही सकता है। और जब 1000 कोर्ट से 1000 जगहों से उनके लिए नोटिस जारी होगा, तब देखते हैं कि वो कहाँ-कहाँ तक आते हैं। और तब ये देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बार-बार ये कहता रहा है कि वो हेट स्पीच के खिलाफ है, तो असल में तो ये हेट स्पीच पूरा का पूरा शहीदों के खिलाफ में ये हेट स्पीच है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति ये हेट स्पीच है। मतलब जो काम आप तब कर रहे थे, आज उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप जब अंग्रेजों की सीक्रेट सर्विस के तौर पे काम कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ देने का काम कर रहे थे और जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आप उनकी खिलाफत करने का काम कर रहे थे। तो आज आप जब आप सत्ता के अंदर हो और जब ये कहा जाता है कि सरकार तो आपकी कठपुतली है, उस समय आरएसएस के चीफ अगर ये वाली बात करते हैं, तो इसको आप उसी के साथ में जोड़ करके देखना चाहिए कि जो भूमिका जी। इनकी आज़ादी के आंदोलन के अंदर रही, उसी तरीके से ये आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को, हर शहीद को, हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये जलील करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर ये मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा? मेरा कहना ये है हम्म। कि मुद्दा तो बनना चाहिए, है ना? लेकिन वहाँ पे जो मुद्दा है दिल्ली में, मुझे लगता है कि वो गवर्नेंस का मुद्दा है, वो पानी का मुद्दा है, वो बिजली का मुद्दा है, वो लोगों को जो कुछ वहाँ पर सुविधाएँ मिली हैं स्कूल की, अस्पताल की, वहाँ पर उसका मुद्दा है। लेकिन अच्छा होगा कि इन जो ये जो इश्यूज़ हैं इनको भी लोगों के बीच में ले जाने का काम करें और ये बताएँ कि भाजपा किस संस्कृति को देश में पनपा रही है, जो गाली-गलौज की संस्कृति है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने की दृष्टि है। आपने तो ये देखा ही है ना कि संघ तमाम सारे लोग जो है वो गांधी जी का जिस दिन
होता है, निर्वाण दिवस होता है, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी को, उस दिन की गांधी जी का पुतला बना करके जो है वो गोली चलाने का काम करते हैं। मेरा मतलब ये है कि पूरे देश के फ्रीडम मूवमेंट को आप अगर बदनाम कर रहे हैं, तो ये इशू भी जाना चाहिए लोगों के बीच में, उनको एजुकेट करने का काम करना चाहिए और लोगों से इस मुद्दे को लेकर भी वोट मांगने का काम करना चाहिए। तो पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ सकती हैं, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, लड़े, लेकिन कम से कम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों के सम्मान में तो दोनों पार्टियों को एक स्वर में बोलना चाहिए। हेट स्पीच के खिलाफ में बोलना चाहिए, गाली गलौज की संस्कृति के खिलाफ में दोनों पार्टियों को एक साथ एक स्वर के अंदर बोलने का काम जरूर करना चाहिए। बुशरा जी, बस मैं यही कहना चाहता जी था। जी जी बिल्कुल डॉक्टर सेलम जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें कितनी इस चुनाव में महत्वपूर्ण रहती हैं और क्या इसको उठाया जाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि ये असेंबली का चुनाव है और यहाँ पर दिल्ली के लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से पीयूष पंत जी पूरी तरीके से भटका कर शीश महल, राजमहल, आपदा, इसके अलावा गाली गलौज, इसके अलावा आपत्तिजनक जिस तरह की अपमानजनक महिलाओं के लिए टिप्पणी की जा रही है, अब पूरे के पूरे पूर्वांचली समाज का मुद्दा जो है वो सामने उठकर आ गया है। जिस तरह से आपने बाकायदा तौर पर एक नेशनल टेलीविजन पर बीजेपी के नेता गाली देते हुए नजर आते हैं और फिर इस पर माफी नहीं मांगते हैं। मनोज तिवारी को आनंद फानंद में आकर निंदा भी करनी पड़ती है और माफी मांगनी पड़ती है और ये भी कहना पड़ता है कि पार्टी संज्ञान लेगी। इसका असर कितना आप चुनाव पर होता हुआ देख रहे हैं? क्या ये हताशा दिखाता है बीजेपी की कि सारी कोशिशों के बावजूद उसको वो हासिल नहीं हो रहा, तो वो इस तरह की हरकतों पर उतर आई है? हाँ, निश्चित रूप से बुशरा जी, ये एक हताशा है, हताशा है। और यही हताशा का हमने इसकी शुरुआत हमने जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके दौरान भी देख लिया था। और स्वयं जो है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, जो नरेंद्र मोदी जी, जो वो उनके द्वारा जो है जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया गया था और अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ और जो जो बातें कही गई थी, वो वहीं से दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनको भी आभास था कि इस बार जो हवा का रुख है उनके पक्ष में नहीं है, कहीं न कहीं जो है हवा का रुख जो है वो उनके खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो उस हताशा वहां भी दिखाई दे रही थी। और जिस तरह से जो है इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ रहा था और जिन मुद्दों को लेकर सामने आ रहा था, और संविधान का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, तमाम, तो वो दिखा था। और इसीलिए आप देखिए किस तरह से एक जो है पोलराइज करने की प्रक्रिया में किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किस तरह से क्या क्या नहीं कह डाला उस मुस्लिम समाज को लेके। तो वो वहां से देखिए ये छूट मिलती है। और अब आते आते हम उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा, हरियाणा के चुनाव में हमने देखा, और अब हम जो है दिल्ली के चुनाव में भी वही बात देख रहे हैं। ये हिम्मत जो है वहीं से मिलती है। ऊपर का जो नेतृत्व होता है वो किस तरह से आपकी टिप्पणी पे किस तरह से एक्शन लेता है, ये इस पे होता है। ऊपर का जो नेतृत्व है, सर्वोच्च नेतृत्व, खुद कैसा व्यवहार कर रहा है, खुद कैसा आचरण कर रहा है, खुद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उस पर भी निर्भर करता है। तभी जो नीचे का आपका जो है का जो नेता है, प्रवक्ता है, या कुछ भी कह लीजिए, पैनलिस्ट जो भी लोग हैं, वो उन पे अंकुश लगता है, तो वहीं से लगता है कि साहब वहां हमारे इस पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जब आप स्कॉट फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं होता है। हमने देखा जो है कि किस तरह से रमेश विधूड़ी के स्टेटमेंट के ऊपर कोई पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो रविंद्र जी जिस बात को कह रहे थे, उन्होंने कहा, इशारा किया, कोई निश्चित रूप से कोई एक्शन नहीं लिया उन पे। मतलब उनका जो प्रियंका गांधी जी को लेके, उसके बाद आतिशी जी को लेके जिस तरह का और भी भद्दा उनका जो स्टेटमेंट था वो, तो लेकिन कहीं कोई नहीं, कुछ नहीं लिया गया। तो ये छूट वहीं से मिलती है। पार्टी जब ये कहीं ना कहीं लगता है कि डायरेक्टली पार्टी भी जो है इसके पीछे है। और ये हताशा है, हताशा जो पैदा होती है आपकी सफलता से। आप कोई जो है सकारात्मक कार्यक्रम दे नहीं पाते कुछ, और आपको लगता है कि आप जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसी का परिणाम है कि हम इस तरह का देख रहे हैं। और इसी में जो है कि साथ साथ चुनाव आयोग की भी जो भूमिका की तरफ मैं इशारा करूंगा
कि चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं लगता है कि अभी देखिए जो एफआईआर जो इन्होंने वो भी मजबूरी में इन्होंने लॉन्च करी है, और एफआईआर जो चुनाव आयोग ने करी है वो भी मैं तो कहता हूं एफआईआर का इस समय तो बनता था डिस्क्वालीफाई कीजिए आप प्रवेश वर्मा को। अगर आप देखिए कि जो है कि जिस समय आपकी क्या नाम वो चुनाव संहिता लागू हो गई है, तो उसके बाद तो आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी है। आप वो बर्दाश्त नहीं, उसके आधार पे तो आप जो है कि पहले के चुनाव आयोग थे वो इस पे वो जो है कि इस पे एक्शन लेते थे, और यहां तक कि डिस्क्वालीफाई करने का कि आपको बार्ड करने का भी, डिबार करने का भी जो है वो प्रावधान है चुनाव आयोग के पास, और उसका वो ये भी वो कहते थे कि हम डिबार कर दिया जाएगा अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो। लेकिन आज का वर्तमान जो चुनाव आयोग है वो कहीं भी कोई सुगबुगाहट नहीं होती है। एफआईआर मजबूरी में, और वो भी चूंकि परवेश वर्मा है, परवेश वर्मा है, तो एक दबाव तो निश्चित रूप से था ही। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में परवेश वर्मा की भूमिका को पहले भी जिस तरह से वो नोट बांट रहे थे, तमाम चीजों को, और जो किरकिरी हो रही थी, और कहीं ना कहीं मैसेज ये जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी करप्शन की तरफ, और ज्यादा भयंकर करप्शन जो प्रैक्टिस में जो है करप्शन, वहां आप चुनाव के दौरान आप वोटों को खरीदने की बात सीधे सीधे दिखा रहे हैं। एक होता है कि आप जो है कि अपनी योजनाओं के माध्यम से खरीद रहे हो, जो कि आम प्रचलन हो गया हर पार्टी के द्वारा। आप कहते हैं कि हम इतना आपको फ्री में देंगे, आप इतना फ्री में देंगे, ये भी मैं मानता हूं ये खरीदारी है। लोक कल्याण है, ठीक है, जन कल्याण है, वो जन कल्याण है, लेकिन एक ये जो होड़ लग गई है इसमें सीधे सीधे कि हम देंगे तुम बदले में तो वोट दो। कुछ कुछ हद तक तो ठीक है, जन कल्याण में आपको कुछ कुछ राहत देनी होती है, लेकिन आप सिर्फ जो है मुफ्त के आधार पे जो है लोगों को सिर्फ मुफ्त की चीजें बांटते रहे, वो भी मैं मानता हूँ एक तरह का वो करप्शन है, और एक तरह का जो है कि आप गिव एंड टेक वाली बात है। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे आप किसी को साड़ी दे रहे हैं, किसी को आप जूते दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से जो इस तरह से सीधे सीधे आप, मतलब आपने क्या मजाक बना दिया पूरी चुनावी प्रक्रिया को, और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट चुनाव आयोग को मैं मानता हूं, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। एक बार जब चुनाव की तिथियां जो है वो उनकी घोषणा हो गई है, उसके उसके बाद चुनाव आयोग ही जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, वो सर्वोपरि होता है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर आ जाता है, वो किसी को भी चाहे उसको लगता है ट्रांसफर करता है, सब कुछ उसके हाथ में होता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो है कि वो कल्प्रिट जो है वो इस समय चुनाव आयोग है, जो इस तरह कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो वो बहुत उसके लिए बहुत जरूरी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए कहीं ना कहीं जमीनें फिसल रही हैं उनके हाथ से। भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी अब मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उनको रिबट करती जा रही है, ठोकर करती जा रही है, उससे इनकी हताशा पैदा हो रही है, क्योंकि इनका कोई भी एलिगेशन जो है वो ठहर नहीं पा रहा है, वो फिसलता जा रहा है आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी के सामने। तो इसीलिए मुझे लगता है इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल हो रहा है कि जिसमें आपकी कोई नैतिकता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, और मतलब राजनीति को आप पूरे के पूरे जो है गर्त में धकेलते चले जा रहे हैं पूरी तरीके से। जी, बिल्कुल। आपने जी बिल्कुल मुझे सही कहा कि गर्भ में जा रही है, और जो डिबेट का पूरा डिस्कोर्स है, वो भी कितना घटिया, मारपीट, गाली-गलौच से लेकर सब कुछ हो चुका है। मुझे लगता नहीं है कि अब कुछ इसमें बचा है। अब शायद और अपर डिग्री की जो गालियाँ हैं, शायद वो और रह गई हैं। वो भी ख्वाहिश किसी ना किसी दिन पूरी हो जाएगी, जिस तरह से पूरे डिबेट का जो स्तर है। लेकिन सवाल फिर वही है रविंद्र जी, क्या बीजेपी इसलिए हताश और निराश यहाँ खास तौर पर दिल्ली में नज़र आ रही है क्योंकि 26 साल का उसका सूखा है, उसने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। उसका वोट बैंक 2-3% ऊपर नीचे जाता रहता है। अच्छा खासा उसका वोट बैंक है, 35% के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन वो सत्ता हासिल नहीं कर पाती है। सत्ता क्या, इज्जत बख्श भी उसकी सीटें नहीं आ पाती हैं कि वो चेहरा छुपाने के लिए भी उसको मिले। क्या इसकी मुख्य वजह आप ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरह ही लड़ती है, यही वजह है कि शहजाद पूनावाला की डिबेट हो, उसको पूरे पूर्वांचलियों का मुद्दा बनाया गया, जिससे बीजेपी बिल्कुल एकदम घबरा गई कि 22-23 सीटें हैं, बड़ा वोट बैंक है, बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी, और उसके रिबटल के लिए किस चेहरे को और उतारा जाएगा, क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर आएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। तो क्या आपको लग रहा है यही सबसे बड़ी वजह है कि वो बबल एक होता है, फूट जाता है, और आम आदमी पार्टी उसका ऐसा रिबटल देती है कि फिर कोई जवाब नहीं मिलता है, यही हताशा की सबसे बड़ी वजह है? और फिर चुनाव आयोग की जो पूरी की पूरा रवैया है, उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप बात करें। शरा जी, ये बीजेपी वाले मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, उस मंदिर के नीचे बुद्ध विहार ढूंढ रहे हैं,
और उस बुद्ध विहार को भी जब खोद दोगे तो उसके नीचे इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी ढूंढनी पड़ेगी हमको। आज देश में हालत ये हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी छवि को इतने नीचे गर्त में गिरा दिया कि अब चुनाव आयोग से किसी व्यक्ति को कोई उम्मीद रह नहीं गई है। और अभी तो ये आखिरी चुनाव है राजीव कुमार का। राजीव कुमार अभी, क्योंकि अब तो उनका तो रिटायरमेंट है, तो कितने इस छवि को वो और खराब करके जाएंगे, बस ये हमको देखना बाकी है। क्योंकि यहाँ से इरिवर्सिबल लॉस उन्होंने कर दिया पार्टी का, इरिपेरेबल लॉस हो गया। और ये बात ठीक है आपकी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है वो बीजेपी के तर्ज पे लड़ती है और बीजेपी की तरह बहुत एग्रेसिवली चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी ढुलमुल तरीके से चुनाव लड़ती है और उतनी ज्यादा उनका जो कैंपेन है वो धारदार नहीं होता है, इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता, सेंट्रलाइज नहीं होता। आम आदमी पार्टी इसलिए बीजेपी को हरा पा रही है क्योंकि उनके जो इलेक्शन का जो कैंपेन है वो बहुत ज्यादा संगठित है और केंद्रीकृत है। और इस वजह से उनकी जो एक ऊपर से जो जवाब दिया जाता है वो नीचे तक परकुलेट होता है। उनके पास लाखों व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें वो तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं और इसलिए बीजेपी उनसे घबरा रही है। अब जहां तक बात है बीजेपी के इस बयान की, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है। मतलब यह है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पर उनको बीजेपी का कोई वोट अपनी तरफ खींचना हो, इस तरह के बयान वो देते नहीं है। उनका जो बयान होता है या उनकी जो आइडियोलॉजी है वो उस आइडियोलॉजी के बेस पर रह के चुनाव लड़ते हैं, वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी का ये है कि उनको वोट किसी भी तरीके से मिले तो उनको खींचना है, चाहे वो बीजेपी की पिच पे आके बीजेपी का वोट खींचना होगा। 38%, 33%, 35% जो भी है, उसमें से भी वो अगर थोड़ा बहुत वोट ये अपनी जो हनुमान चालीसा पढ़ के अगर उनको मिले तो वो लेने में उनको गुरेज नहीं है। जबकि कांग्रेस पार्टी इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करती है। वो जो मुद्दे राहुल गांधी उठाते रहे हैं वो उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को उठाते उठाते आज वो पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में भी हमने देखा उन्होंने जिस तरह से वोट हासिल किए वो उन्हीं मुद्दों पर कायम है। हरियाणा के चुनाव में भी वही मुद्दे, राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा का हुआ उसमें भी वही मुद्दे, और यहाँ पर भी जो हमने देखा वो उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और वो बीजेपी की जो पिच है, बीजेपी का जो कोर वोटर है वो उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। उनको शायद इस बात का एहसास है कि वो वोट उनकी तरफ नहीं आएगा, इसलिए जो बाकी जो छितरा हुआ वोट है उसको वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहे हैं, वो कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ के भी वोट पाना चाहती है। और अगर शाहीन बाग का एजिटेशन हो रहा है तो वहां से भी अगर उसको वोट मिलता है तो उसको कोई आपत्ति है नहीं। और शायद इसीलिए वो इतनी ज्यादा तरक्की, उन्होंने ग्रोथ जो है वो इतनी की है क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल बेस जो उनका है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, या फिर वो बहुत ही इस तरह का है कि वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें बहुत कड़ा मुकाबला है और अब आम आदमी पार्टी को चुनौती दोहरी मिल रही है, कांग्रेस से भी मिल रही है और बीजेपी से भी मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल के लिए संकट का दौर है और इस संकट को केजरीवाल किस तरीके से डील कर पाएंगे, किस तरीके से टैकल कर पाएंगे, ये उनके लिए चैलेंज है। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है ये पहला ही ऐसा इलेक्शन माने हम लोग जब उनको इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले जब 5 साल पहले चुनाव लड़ा था तब भी उनके पास ये कहने को था कि भाई मुझे तो काम वाम करने दिया नहीं 5 साल और मोदी साहब ने काम नहीं करने दिया, इसलिए मेरे को वोट आप एक बार फिर से दो। अब लेकिन उनके पास उनको डिफेंड करना पड़ रहा है अपने आप को हर जगह पे जाके। शीश महल और ये तमाम जो इश्यूज उनके खिलाफ जारी हुए हैं और वीआईपी कल्चर की भी बात हुई है, तो ये तमाम इश्यूज हैं जो केजरीवाल थोड़ा सा जवाब देने में उनको संकट है। और केजरीवाल अब उनकी जो डिपेंडेंसी है वो इसी बात पर है चुनाव में उनकी सक्सेस की, कि वो कितना ज्यादा जो उनके वोटर्स, लाभार्थी वर्ग जो उनका है, जो बिजली और पानी जिनको फ्री मिल रहा है, वो उनके समर्थन में खड़े रहते हैं। और वो बीजेपी के ये 1100 या 2000 वोट जो रुपए बीजेपी दे रही है, जो अब तो खैर इलेक्शन कमीशन तो कुछ कहता नहीं है, वो तो खुलेआम ही हो रहा है अब तो सारा। अब तो उस पर डिपेंड करता है कि वो पैसा उनको दे रहे हैं, उस पैसे में कितने लोग टूट सकते हैं या लोग नहीं टूट सकते। जबकि आपने भी बताया और कई जगह मैं भी देख रहा था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है उस पर जो वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई हमको तो 1100 दे रहे हैं ये लोग और 1100 रुपए से देते रहेंगे तो हम तो बीजेपी को वोट देंगे। तो वो तो एक डेंजर है, लेकिन उसको रोकने की जो जिम्मेदारी जिस संस्थान की है वो संस्थान तो अपना काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में
केजरीवाल को ही और या उनके समर्थकों को, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनको और मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनको जमीन पर भी अपनी जो ताकत है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। उनको और एग्रेसिव होना पड़ेगा उन इलाकों में जहां पर उनका वोट बैंक है, जहां पर उनका लाभार्थी वर्ग है। और उनका लाभार्थी उस इलाके में है जो गरीब गुरबा जहां पर रहता है, या झुग्गी झोपड़ी जहां पर है, काम खेत मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, वहां पर उनका ज्यादा मजबूत आधार है। तो उनको वहां पर ज्यादा स्ट्रांगली करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी जो है वो तो सीमित इलाका है जहां पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। वो बीजेपी से कुछ वोट लेगी तो सही, लेकिन थोड़ा ले पाएगी, ज्यादा नुकसान वो आम आदमी पार्टी का ही करेगी। अभी की जो स्थिति है वो ऐसे देख पा रहे हैं बुशरा जी। जी पीयूष जी, आपको क्या लग रहा है अभी की स्थिति आप किस तरह से देखते हैं? संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, वक्त की कमी है। नहीं, देखिए स्थिति ये है कि दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही जो बात है कि उनका जो लाभार्थी जो एक तबका है वो बहुत 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 मजबूत है। आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए या आम मोहल्ले में चले जाइए, वहां का जो वर्किंग क्लास है, कामगार जो क्लास है, उससे बात करिए तो, और महिलाओं से बात करिए, वो डाई हार्ड सपोर्टर हैं। क्योंकि जो सुविधाएं, जो राहत उन्हें मिल रहा है, वो एक तरफ जो है कि वो महंगाई की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमको कम से कम 7-8 हजार रुपए की जो राहत मिल रही है केजरीवाल की जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से, तो हम उनको क्यों नहीं वोट देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है। यही जो हताशा है भारतीय जनता पार्टी की, तमाम कोशिश करने के बावजूद, झुग्गी झोपड़ी में प्रधानों के साथ अमित शाह जी जाके मीटिंग करते हैं, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी एक कैंपेन चलाती है और आम आदमी पार्टी उसको पंचर करती है। और वहां के लोग अभी भी जो उस पे उनके मुरीद है अरविंद केजरीवाल के। और इसीलिए देखिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है ईडी वीडी की कार्रवाई करने की बातें, खबरें आ रही हैं, ताकि जो है ये एक मैसेज दिया जाए कि भाई अरविंद केजरीवाल तो आएगा नहीं, मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, आप उसको सजा हो जाएगी तो जेल चले जाएंगे, कहां से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए आप उसको क्यों उसके पीछे लगे कि वो आएंगे तो आपको सब मिलेगी, ऐसी ऐसा ये कंटिन्यू करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ये कैंपेन भी चला रही है कि साहब आपको ये नहीं मिलेगी आगे चल के, केजरीवाल आ भी जाए तो भी आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो ये तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि एक चुनाव काफी चैलेंजिंग है। आम आदमी पार्टी के लिए भी ये सबसे कठिन दौर है, लेकिन अभी भी एडवांटेज आम आदमी पार्टी में मानता हूं। कुछ भी हो जाए, उनका आधार इतना मजबूत है। और जो देखिए वोट मत प्रतिशत सबसे मुख्य होता है, अभी भी इतना ज्यादा बड़ा है। चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस तो कहीं ठहरती है, लेकिन बीजेपी से भी काफी उनका लगभग 15% जो है वो फर्क है उनके वोट बैंक में। 15 से 16% का फर्क है। वो 54-52% है उनका, जो है मेरे ख्याल से भाजपा का 35-36% का जो है वो। तो इसलिए अभी स्ट्रॉन्ग पिच में है आम आदमी पार्टी। लेकिन सीटें निश्चित रूप से कम होने जा रही। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनमें उनकी हालत ठीक नहीं है, और इसीलिए उन्होंने जो है 30 लोगों को बदला भी, 30 विधायकों की का टिकट काटा गया। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी उतनी स्ट्रॉन्ग पिच पे नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हवा उनके पक्ष में कुछ हद तक है, और जीत, अंत में जीत जो उनकी हो सकती है। जी बिल्कुल, इंतजार करना होगा। ट्रिकी है इलेक्शन, और इसके साथ साथ उन तमाम चीजों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हमें देखने के लिए मिली कि किस तरह से चुनाव आयोग का जो पूरा का पूरा रवैया है, वोटिंग परसेंटेज से लेकर काउंटेड कास्टेड वोट का फर्क, वोटर लिस्ट में वोटर्स का बढ़ जाना, बोगस वोटर्स का और वोटर्स का डिलीट होना, ये सब भी हम देख रहे हैं। और इस सबको लेकर भी राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर चुनाव आयोग पर हो रहा है ये तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। प्रवेश वर्मा पर खानापूर्ति के लिए एफआईआर कर दी गई है, लेकिन वो जो करना चाहते थे वो कर चुके। उन्होंने जूते भी बांट दिए, साड़ी भी बांट दी, 1100 रुपए बांट दिए, जॉब का लालच भी दे दिया, वो सब कुछ उन्होंने किया है। और उसके बाद चुनाव आयोग जागा है जब एक के बाद एक कई कंप्लेंट्स की गई हैं। तो ये फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ आगे रहता है। लेकिन दिल्ली चुनाव पर हमारी कवरेज लगातार ग्राउंड से भी, स्टूडियो से भी लगातार जारी रहेगी। आप हमारे तमाम कार्यक्रमों को देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका, रविंद्र जी आपका और सुनीलम जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।